हेलो फ्रेंड्स, मैं हेम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा में आपको मिलेंगे। ये हम 100 क्वेश्चंस करा रहे हैं, 100 क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। प्रारंभ करते हैं। मौर्य राजवंश का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। मौर्य राजवंश को जानने का प्रमुख स्रोत है। इसमें साहित्यिक स्रोत भी होते हैं, विदेशी स्रोत होते हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दो नामों से प्रदर्शित किया गया, संबोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य से समीकृत किया? सर्वप्रथम किसने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य से समीकृत किया? तो ये थे विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य से समीकृत किया। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षभ अथवा वर्षभ शब्द से संबोधित किया गया? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षभ अथवा वर्षभ शब्द से संबोधित किया गया? यह है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये एक राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से किस राजवंश का विस्तृत प्रकाश डलता है? तो मौर्य वंश का इस पर प्रकाश डलता है। मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, किस साहित्य में मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है? तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी और सी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में मौर्य को शूद्र की कोटि में रखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में मौर्य को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों का वंशीय चिन्ह क्या था? मौर्यों का वंशीय चिन्ह था मयूर पक्षी को यह इनका राजकीय चिन्ह था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें था, इसका आंसर होगा यूनानियों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियों में है यूनानियों पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? तो ये जस्टिन ने कहा है। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण हिंदुस्तान को 6 लाख की सेना की मदद से रौंद डाला था? तो ये कहा है प्लूटार्क ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यारोहण की तिथि कौन सी है? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यारोहण की तिथि 322 BC है, 322 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोटस था। किसका कथन है? यह कथन किसका है? तो इस प्रकार का कथन ये भी जस्टिन ने कहा है, जस्टिन का कथन है। नेक्स्ट, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था, 305 BC में हुआ था, जब सेल्यूकस सिंधु नदी को पार कर आया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया तो उस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई थी। यह युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध के पश्चात कौन सी शर्तें संधि हुई? किस प्रकार की संधि और संधि में कौन कौन सी शर्तें रखी गई? देखिए, इसमें है, यहाँ पर दोनों नरेशों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, यह बात ठीक है। दूसरा है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, ये भी बात ठीक है। ये वही मेगास्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार दिए थे, ये बात भी सही है। और लास्ट है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के काबुल, कंधार और हेरात के कुछ भाग दिए थे, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। चारों जो तथ्य दिए गए थे वो सही हैं। नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह जानकारी होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत को अपने अधीन किया था? कौन से अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जानकारी प्राप्त होती है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, किसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील नामक झील बनवाई थी, उसका निर्माण कराया था? तो यह है
पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा, पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? तो इसका आंसर है आपका चंद्रगिरी पहाड़ी पर किया था। ये चंद्रगिरी कर्नाटक में स्थित है, श्रवणबेलगोला में। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वहाँ पर बहुत अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, 12 वर्ष तक अकाल पड़ा रहा। और उसी समय फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र को अपना साम्राज्य सौंपकर दक्षिण भारत कर्नाटक में चले गए थे। और वहाँ पर उन्होंने जैन विधि के द्वारा, संलेखन विधि के द्वारा अन्न त्याग करके, अन्न जल आहार सब कुछ त्यागने के पश्चात धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये जगह थी चंद्रगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है मौर्यों की राजधानी थी। मौर्यों की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है राजत्व के केवल सबकी सहायता से ही संभव है, सिर्फ यह पहिया नहीं चल सकती, एक पहिया नहीं चल सकती। किसका कथन है? यानी कि उसने कहा कि राजत्व केवल एक ही सबकी सहायता से संभव है, यह एक पहिया नहीं चल सकता। जिस तरह से एक पहिया की गाड़ी नहीं चल सकती उस प्रकार से नहीं चल सकता। तो यह कथन किसने कहा था? यह कहा गया अर्थशास्त्र में। यह बात अर्थशास्त्र में कही गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। नेक्स्ट चाणक्य वर्णाश्रम धर्म था। चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का था। चाणक्य पोषक था, उसका यह पोषक था। नेक्स्ट चाणक्य या कौटिल्य कहाँ का निवासी था? किस जगह का निवासी था? चाणक्य कौटिल्य किस ये तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट किस यूनानी इतिहासकार ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है? किस इतिहासकार ने? यह क्या है? एपियानस। एपियानस ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट है निम्न में से सुमिलित करना है। निम्नलिखित में से इनको सुमिलित करना है। तो एरिया जो कहा जाता है उसको काबुल को कहा जाता है, ठीक है जी। और दूसरा है इसमें फिर अराकोसिया ये है हमारा, अराकोसिया कहा गया है मकान को, हाँ ये ऐसे हो जाएगा। कंधार जो है वह है अराकोसिया, कंधार अराकोसिया। और मकरान जो है वह जेड्रोसिया। और हेरात जो है वह है पेरीपेमिसदाई। पेरीपेमिसदाई। तो इस प्रकार से सुमिलित है। एक बार फिर देखते हैं। काबुल कहा गया एरिया, और कंधार अराकोसिया, मकरान जेड्रोसिया और हेरात पेरीपेमिसदाई को कहा गया है। नेक्स्ट इस प्रकार से इसका आंसर होगा बी। अब आगे चलते हैं। किस भारतीय राजवंश का साम्राज्य क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है? किस भारतीय राजवंश का साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत है? वह है मौर्य वंश। नेक्स्ट है मौर्यों के साम्राज्य क्षेत्र में नहीं था। इनमें से कौन सा मौर्य के साम्राज्य के क्षेत्र में नहीं था? तो कामरूप नहीं था। कामरूप असम को बोलते हैं, जो प्राचीन काल में असम को कामरूप कहा जाता था। यह है मौर्य साम्राज्य में नहीं था। हालांकि इसकी सीमा तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। जो पूर्वी सीमा है वह कामरूप है। नेक्स्ट मौर्य प्रशासन की विशेषता नहीं थी। मौर्य प्रशासन की विशेषता नहीं थी गणतंत्रीय राजव्यवस्था। गणतंत्रीय राजव्यवस्था मौर्य प्रशासन की विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्थशास्त्र में दिया गया है और कौटिल्य का कथन है। नेक्स्ट यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को संबोधित किया। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया? हेमित्रोकोटस के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है बिंदुसार के दरबार में राजदूत कहाँ से आए थे या कौन कौन राजदूत आए थे बिंदुसार के दरबार में? तो यहाँ पे डायमेकस आया था और दूसरा आया था डायोनिसस और डायमेकस, जो दो दरबारी राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट बिंदुसार ने किस शासक से दार्शनिक भेजने के लिए संपर्क स्थापित किया? ये किया था एंटीमोकस जो सीरिया का शासक था, इससे इन्होंने संपर्क किया था। नेक्स्ट है अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग की चढ़ाई की थी? कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? तो ये है इसका आंसर है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था।
261 ईसा पूर्व का समय है। कलिंग के युद्ध का समय है 261 261 BC में अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था, जो समय की बात करते हैं। कलिंग पर चढ़ाई करने का कारण, कलिंग पर चढ़ाई करने का क्या कारण था? तो कलिंग पर चढ़ाई करने का कारण था, देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से किया, ये भी सही बात है। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ये भी सही है। व्यापारिक दृष्टिकोण, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन डी, सभी कारणों से। नेक्स्ट, तोसली किस प्रांत की राजधानी थी? तोसली किस प्रांत की राजधानी थी? तो तोसली कलिंग की राजधानी थी। जिसमें अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो उस समय उसकी राजधानी तोसली थी। नेक्स्ट, बिंदुसार के समय कहाँ विद्रोह हुआ? बिंदुसार के समय क्योंकि इनका राज्य था, जो इनके प्रांत थे, कहाँ पर विद्रोह हुआ? तो ये विद्रोह तक्षशिला में, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, राज्याभिषेक के पूर्व अशोक कहाँ का कुमार था? कुमार कौन होते थे? कुमार होते थे जैसे कि जो प्रांत के जो प्रमुख होते थे, जैसे कि प्रांत का जो मुख्यमंत्री होता था, जो गवर्नर होता था, उसको कुमार कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि राज्याभिषेक के समय अशोक किस प्रांत का कुमार था, यानी कि किस प्रांत का गवर्नर था या मुखिया था? तो यहाँ पर तो ये पाटलिपुत्र का यह मुखिया था, यह कुमार था। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में 8वीं जातियों का उल्लेख मिलता है? 8वीं जातियों का, 8वीं का मतलब होता है यानी कि जंगली, जो जंगली क्षेत्र होते हैं उसका। तो 8वीं जातियों का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये मिला है 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में, अशोक के शिलालेखों में 8वीं जातियों का वर्णन मिलता है। अशोक ने या किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाया था? तो निग्रोध के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, किस शिलालेख में या किसी शिलालेख से बुद्ध धम्म संघ में अशोक की निष्ठा प्रकट होती है? कौन से शिलालेख से बुद्ध धम्म संघ में अशोक की निष्ठा होती है? ये होती है भब्रू अभिलेख, भब्रू अभिलेख से बुद्ध धम्म संघ के प्रति निष्ठा प्रकट होती है। नेक्स्ट, अशोक ने किस लेख में संघ भेद के विरुद्ध आदेश जारी किया? अशोक ने किस लेख में आदेश जारी किया है? तो सारनाथ सांची लघु स्तंभ लेख में, सारनाथ सांची लघु स्तंभ लेख में संघ भेद के विरुद्ध आदेश जारी किया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रभाव विदेशों में भी फैला, इस बात की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो ये मिलती है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में पता चलता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वह विदेशों में भी फैला। 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। अशोक ने धम्म की परिभाषा दी, कहाँ, वह कहाँ से ली गई? अशोक ने जो धम्म की परिभाषा ली वह कहाँ से ली? तो ये ली थी राहुलवाद सूत्र से, राहुलवाद सूत्र से अशोक ने धम्म की परिभाषा ली थी। नेक्स्ट है, अशोक जीवों का वध करने के लिए अशोक ने किस शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की? जीवों का वध रोकने के लिए कौन सी शिलालेख में इसने विज्ञप्ति जारी की थी? 5वें शिलालेख में। 5वें शिलालेख में यहाँ पर अशोक के द्वारा जीवों का वध न करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी 5वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कौन से नए कर्मचारियों की नियुक्ति की? तो ये की थी इसने धम्म महामात की नियुक्ति की थी, धम्म महापात की नियुक्ति की थी, धम्म महापात की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, अशोक का संबंध भवनों, कंबोजों, गांधारों से था, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो शिलालेख 5 और 13वें, 5वें शिलालेख और 13वें शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अशोक कालीन अर्ध स्वतंत्र गवर्नर था, अशोक कालीन अर्ध स्वतंत्र गवर्नर कौन था? तो यह था यवनरा तुसाफ था, जो वह अर्ध स्वतंत्र गवर्नर था। नेक्स्ट, निम्न में से किसका अशोक के अभिलेख में वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से किसका अशोक के अभिलेखों में वर्णन मिलता है? तो ये तीवर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं मिलता? अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं मिलता? पल्लव शासकों का उल्लेख नहीं मिलता, चोल, चेर और पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है, ये इसके दक्षिण में पड़ोसी राज्य थे। नेक्स्ट, किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी का स्तंभ लेख जो है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, जो अशोक की रानी थी उसका वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने रोम से मदिरा एवं दार्शनिक मंगवाया था? किस मौर्य शासक ने रोम से मदिरा एवं दार्शनिक मंगवाया था? यह था बिंदुसार ने मंगवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तरकालीन मौर्य शासक ने नागार्जुनी गुफाओं को आजीविकों को दान दी थी? गुफाओं को दान दिया था, तो ये थी यहाँ पर दशरथ ने,
दशरथ ने नागार्जुन गुफाओं को आजीविकों को दान दिया था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त था। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है, रजत रंगनी में किस मौर्य शासक का वर्णन आया है? रजत रंगनी में किस मौर्य शासक का वर्णन आया है? जलोक का वर्णन आया है। नेक्स्ट, रोमिला थापर के अनुसार मौर्यों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? रोमिला थापर के अनुसार मौर्य ये था केंद्रीकरण का प्रधान था। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य के पतन का प्रमुख कारण केंद्रीकरण की प्रधानता थी। नेक्स्ट, कश्मीर का प्रसिद्ध नगर श्रीनगर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर का ये सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। श्रीनगर का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कौन था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? वह था जेम्स प्रिंसेज ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है मौर्य मैगस्थनीज की इंडिका के द्वारा। मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है मैगस्थनीज की इंडिका। इसने बताया कि मौर्य जो नगर शासन था वह 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और कुल मिलाकर 30 सदस्यों के द्वारा पूरे नगर का शासन संचालित किया जाता था। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में एक लिपिक और उच्च अधिकारी के वेतन के अनुपात क्या था? एक लिपिक यह था 1:96 था। नेक्स्ट, किसके अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था? किसके अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था? मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को अपने वर्ण से बाहर विवाह करने या अपने निजी व्यवसाय अथवा शिल्प को छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय अथवा शिल्प अपनाने की अनुमति नहीं थी। किसके द्वारा ऐसा कहा गया? ये कहा गया मैगस्थनीज के अनुसार, मैगस्थनीज के द्वारा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन प्रसिद्ध पूर्वी बंदरगाह कौन सा था? मौर्यकालीन प्रसिद्ध पूर्वी बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जो कि कलकत्ता में स्थित था। वर्तमान के कलकत्ता में, जहाँ पर वर्तमान में कलकत्ता है, हुगली है, वहीं पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह स्थित था मौर्य साम्राज्य में। नेक्स्ट, गंगा घाटी में घेरदार कुएं सबसे पहले अस्तित्व में कब आए? घेरेदार कुएं मौर्य काल में अस्तित्व में आए थे, तो ये कब आए? मौर्य काल में आए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दासों को कृषि कार्य में लगाया गया। सर्वप्रथम दासों को कृषि कार्य में लगाया गया, तो यह वर्णन मिलता है, इसका वर्णन मिलता है मौर्य काल में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था? देखिए, इसमें जो है चोर, चेर और पांडे और रुत्तीय पुत्र, ये सभी मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं थे। इसके पड़ोसी राज्य थे, इसके मित्र राज्य थे, इन पर मौर्यों का शासन नहीं चलता था, तो इस प्रकार से इसका भी होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं था। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में शूद्र को आर्य कहा है? किस ग्रंथ में शूद्र को आर्य कहा है? अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा है। नियुक्त शासकों में से किसने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ है? गुप्तचर व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन अर्थशास्त्र में हुआ है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8वां भाग लगाया था? कौन से स्थान पर लगाया था? यह था लुम्बिनी। जब अशोक यात्रा पर गया तो उसने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पर कर घटाने की घोषणा की थी और वहाँ पर उसने कर घटाया था, 8वां भाग कर दिया था। वैसे सामान्य थे 6वां भाग जो इसमें मौर्य साम्राज्य में भू राजस्व कर होता था। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन राजा अंत्योक कहाँ का शासक था? अशोक का समकालीन शासक अंत्योक सीरिया का राजा था। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किस वर्ण या किन वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती करने की अनुमति दी थी? यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को इसने सेना में भर्ती करने की अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत डायमेकस था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूल करने का अधिकार था? कर वसूल करने का अधिकार सम्हारता को होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिष्ठा था? कलिंग में मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिष्ठा तोसली था। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लिखे गए। अशोक के
जो स्तंभ थे वो कौन कौन सी भाषा में लिखे गए? तो अशोक के स्तंभ जो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट है, अशोक ने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, इसका उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है? तो इसका उल्लेख मिलता है त्रयोदश अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि अकाल के समय राज्य कोषागारों से पीड़ित लोगों को मदद कर दी गई थी? सोहोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों का विचार करना है। कथन ए है, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। और कथन आर है, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो ए और आर की बात हमें देखनी है, जिसमें कहा गया ए सही है और आर गलत है। तो ए सही और आर गलत है, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कौटिल्य के अनुसार राजा की ओर से सिक्के तैयार करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था लक्षणाध्यक्ष को सिक्के तैयार करने का वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट, किसने लिखा है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी? ये किसने लिखा? तो ये लिखा मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डेमोडोटस प्रथम था? किस राज्य का शासक? तो ये था बैक्टीरिया का शासक था। बी इसका आंसर होगा, बैक्टीरिया का शासक। नेक्स्ट, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो ये करता है, देखो, धार्मिक उदारता, ये भी करता है, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ये भी करता है, उपयुक्त में से किसी का नहीं, ऐसा नहीं है, ये उपयुक्त दोनों हैं, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में संनिधाता किससे संबंधित था? तो कोष की देखभाल करने वाला संनिधाता होता था, कोष की देखभाल करने वाला। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ किसने विजित किए थे? मालवा, गुजरात और काठियावाड़ चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित किए थे। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक की सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? किस मौर्य शासक की सेनापति के द्वारा हत्या कर दी गई थी? वरदत्त, जो कि इसका मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसके सेनापति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ कलिंग युद्ध के बाद। 261 में जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसके बाद में इसके हृदय परिवर्तन हुआ और इसने हिंसा न करने का वचन लिया। नेक्स्ट, मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्टीरियन ग्रीक शासकों का अधिकार था। नेक्स्ट है, मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा है? मौर्य काल का मानक सिक्का पर्ण था और जितने भी मौर्य काल के जो अधिकारी होते थे उनको पर्ण में ही वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था। दीवानी कचहरी को क्या कहा जाता था? तो ये धर्मस्थीय कहा जाता था। नेक्स्ट है, रोमिला थापर के अनुसार अशोक के धम्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह नया धर्म था, धम्म जो था अशोक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, नया धम्म था। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कौन कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की पश्चिम सीमा अफगानिस्तान तक, जो हिंदकुश पर्वत श्रेणियां हैं वहां तक थी। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण है। अशोक के स्तंभ लेख पर इस पर मिलता है सिंह, अश्व, हाथी और बैल, इस प्रकार के ये चिन्ह अंकित मिलते थे, उत्कीर्ण मिलते थे। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के साथ सुमिलित करना है। कौन कौन सा राजा कौन कौन से देश का था, ये सुमिलित करना है। तो देखिए, सीरिया का राजा था एंटियोकस द्वितीय, मिस्र का राजा तुर्माम था और मैसिडोनिया का राजा एंटिगोनस था और कोरिंथ का राजा अलेक्जेंडर था। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं। क्यों लिखे गए अधिकांश अभिलेख प्राकृत? अधिकांश लोगों को, क्योंकि ये अधिकांश लोगों को समझ में आती थी, समझ में आने वाली भाषा प्राकृत भाषा थी उस समय की। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता? तो अशोक के अभिलेखों में हमें यह नहीं पता चलता कि उसने उच्च सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नियुक्त किया था, इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम मिलता है? कौन से अभिलेख में या कहाँ पर अशोक का नाम उत्कीर्ण मिलता है? देखो, सभी जितने भी हैं, अशोक का विठ्ठुर अभिलेख में मिलता है, गुर्जर अभिलेख में मिलता है, मास्की में मिलता है और उद्गोलन में भी मिलता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मैग्नेस्टीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक कहता है, ये उस समय का उसका कथन था। ठीक है जी। यह उक्ति इसलिए कही गई क्यों कही उसने ये उक्ति? इसलिए कही क्योंकि भारत में दास प्रथा उस समय पराकाष्ठा पर नहीं थी, जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। ऐसी दास प्रथा उसने भारत में नहीं देखी, इसलिए वह यह कहता था कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन एक अशोक की तिथि निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय और सही साक्ष्य माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा साक्ष्य है? तो जो ये मानते हैं विदेशी राजाओं का वर्णन जो किया गया है, विदेशी राजाओं का उल्लेख करने वाले अशोक के अभिलेख हैं, उसमें इसका वर्णन मिलता है जो तिथि के बारे में एक पुख्ता स्पष्ट जानकारी देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाला लेख छोड़े हैं? कौन कौन से राजाओं ने छोड़े हैं? तो अशोक का मिलता है, रुद्रदामन का मिलता है और समुद्रगुप्त का मिलता है। इन तीनों शासकों का जो संबंध सुदर्शन झील या सुदर्शन सरोवर से मिलता है। नेक्स्ट, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? यह विशाखादत्त का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें हमने 100 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको परीक्षा में प्राप्त होंगे और इसमें लगभग मौर्य साम्राज्य के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आ गए हैं। 100 क्वेश्चंस हैं। आप इनको 2-3 बार अध्ययन करेंगे तो ये आपको पक्का याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।